साल था 1943। वर्ल्ड वॉर 2 की नेवी समुद्र में दुश्मन की तलाश में सोनार ऑपरेटिंग कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सोनार में एक लाइन दिखाई दी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल साफ, जैसे समुद्र के अंदर कोई फर्श बिछा हो। सबमरीन के ऑफिसर्स ने सोचा शायद हम समुद्र के शोर पर आ गए हों। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। वो लाइन जो समुद्र का शोर लग रही थी, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। पहले तो ऑफिसर्स ने सोचा शायद ये मशीन का कोई ग्लिच होगा, लेकिन बाद में दूसरी सबमरीन्स ने भी वही सेम पैटर्न नोटिस किए। रात होते ही ये फर्श जैसी लाइन ऊपर उठती और सुबह होते ही वापस नीचे चली जाती। नेवी ने सोचा शायद ये दुश्मन की कोई चाल है हमें भटकाने के लिए। बाद में इस पर रिसर्च करने पर पता चला वो लाइन जो सोनार में समुद्र के फ्लोर जैसी दिखाई दे रही थी, वो कोई फ्लोर नहीं बल्कि करोड़ों अरबों जिंदा क्रिएचर्स, छोटे छोटे फिश, स्क्विड, जेलीफिश और जू प्लैंकटन का एक जीवित झुंड था। लेकिन आखिर ये क्रिएचर्स रात होते ही ऊपर क्यों आ रहे थे और सुबह होते ही वापस नीचे क्यों गायब हो जा रहे थे? और आजकल ये डीप सी में रहने वाले जानवर समुद्र के सरफेस पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ये हमें कोई वार्निंग देना चाहते हैं? समुद्र आखिर कितना गहरा है और इसकी गहराइयों में कौन कौन से राज छुपे हैं? दोस्तों, हमारी इस धरती पर 5 मेजर ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न और आर्कटिक ओशन। ओशंस यानी महासागर ओपन वाटर्स होते हैं जिनकी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं। ये बहुत बहुत गहरे होते हैं और ग्लोबली इंटरकनेक्टेड होते हैं, जबकि सीज यानी समुद्र ओशंस का ही हिस्सा होते हैं और ये ओशन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। सीज जनरली लैंड से घिरे हुए होते हैं और ये ओशन से कम गहरे होते हैं। ये ओशंस और सीज मिलकर हमारी दुनिया का लगभग 71% हिस्सा घेरे हुए हैं और सिर्फ 29% हिस्सा ही जमीन है जहां हम रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम इंसान अभी तक समुद्र के इस 71% हिस्से का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी के हिस्से के बारे में हमें नहीं पता कि इस गहरी, अंधेरी और अनजान सी दुनिया में कौन कौन सी लाइफ सस्टेन करती है। मतलब नासा ने मार्स के कहीं ज्यादा मैप्स बनाए होंगे कंपैरेटिवली अपनी ही धरती के समुद्र से। बात करें अगर समुद्र की गहराई की, तो अब तक ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक समुद्र को 5 मेन जोन्स में डिवाइड किया गया है। सनलाइट जोन, ट्वाइलाइट जोन, मिडनाइट जोन, एबीस जोन और हेडल जोन। हर जोन का अपना टेम्परेचर, रोशनी, प्रेशर और लाइफ फॉर्म का पैटर्न होता है। शुरुआत करते हैं इस खौफनाक दुनिया के सबसे पहले जोन से, द सनलाइट जोन। इस जोन की डेप्थ समुद्र के सरफेस से लगभग 200 मीटर तक होती है। इस जोन में सनलाइट काफी ज्यादा होती है और ज्यादातर मरीन लाइफ इसी जोन में पाई जाती है। स्कूबा डाइवर्स को बस इसी जोन के 30 मीटर तक ही डाइव करने की परमिशन होती है, क्योंकि इसके आगे पानी का प्रेशर और अंधेरा दोनों बढ़ने लगता है, जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इतने प्रेशर और अंधेरे को मात देते हुए इजिप्ट के अहमद गबर ने 332 मीटर की गहराई में डाइव करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आगे चलते हैं 500 मीटर की गहराई पर, जहाँ से शुरू होता है ट्वाइलाइट जोन। इस जोन की डेप्थ लगभग 200 से 1000 मीटर तक होती है। इतनी गहराई में आने के बाद अंधेरा अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और यहाँ का प्रेशर इतना ही होता है जितना किसी इंसान पर एक मोटी ताजी भैंस चढ़ जाए। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल, जिसका वजन 1,50,000 kg होता है, वो इसी जोन के 500 मीटर के एरिया में डाइव करता है। इसके नीचे अगर हम 830 मीटर की गहराई पर जाएं, तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा का टॉप यहाँ पर फिट हो सकता है। अगर हम उसे उल्टा करके समुद्र में डालें, इससे और नीचे अगर हम 1000 मीटर की गहराई पर जाएं, तो यहाँ हमें मिडनाइट जोन का आगाज होता हुआ नजर आएगा। इस जोन की डेप्थ लगभग 1000 से 4000 मीटर तक होती है। इस जोन में आने के बाद पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है जितना कि एक हाथी किसी सिक्के पर खड़ा हो जाए। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा होता है। इसी जोन में एक दूसरे की जानी दुश्मन कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल पाई जाती हैं। कोलोसल स्क्विड डीप सी की बहुत ही खौफनाक क्रिएचर होती है। इसकी लंबाई 14 मीटर और वजन 750 kg तक होता है और इसकी एक आंख आपके खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे की दुश्मन होती हैं और 6 पानी के टैंकर के वजन जितनी स्पर्म व्हेल को ये कोलोसल स्क्विड आसानी से मौत के घाट उतार देती है। इस वक्त आप जो इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर कलाकृति देख रहे हैं, वो इसी कोलोसल स्क्विड की देन है। थोड़ा और नीचे चले तो 3800 मीटर की गहराई पर आपको टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने को मिलेगा और ये वही पॉइंट है जहाँ कुछ साल पहले 5 लोग ओशन गेट की टाइटन सबमरीन से टाइटैनिक के मलबे को देखने आए थे। लेकिन बदकिस्मती से इतनी गहराई और पानी के इतने प्रेशर की वजह से उनकी सबमरीन
सबमरीन के चिथड़े उड़ गए थे। अब टाइटैनिक को ऊपर छोड़ते हुए अगर हम और नीचे 4000 मीटर की गहराई पर चले तो हम पहुंच जाएंगे एबीज जोन में। इस खौफनाक जोन में पानी का प्रेशर 11000 psi तक होता है। ये प्रेशर इतना ही है जितना कि एक विशाल जंगली हाथी एक चींटी पर खड़ा हो जाए। इस जोन की डेप्थ लगभग 4000 से 6000 मीटर तक होती है और यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा होता है, इतना कि आप अपने हाथ तक साफ नहीं देख सकते। लेकिन इतनी ठंड और अंधेरे के बावजूद भी यहाँ डीप सी के कुछ खौफनाक और अजीबो गरीब क्रिएचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये एंगलर फिश, इसे पानी का शैतान कहते हैं। इसके दांत किसी मॉन्स्टर की तरह बड़े और खौफनाक होते हैं और इसके हेड पर एक बल्ब लगा होता है जिससे ये अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करता है। थोड़ा और नीचे चलने पर हमें समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच देखने को मिलता है जो हेडल जोन में आता है। इस जोन की डेप्थ लगभग 6000 से 1000 मीटर तक होती है और यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी भी मजबूत से मजबूत बनी चीज को सेकंड में चिथड़े कर सकता है। 8840 मीटर की गहराई पर अगर हम चलें तो यहाँ पर पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है अगर हम इसके टॉप को उल्टा करके समुद्र में डालें। इससे और नीचे चलें तो 10,972 मीटर की गहराई इतनी ही होती है जितना कि एक कमर्शियल फ्लाइट के विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखा जाए। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। कमर्शियल फ्लाइट की ऊंचाई से भी ज्यादा 11000 मीटर की गहराई पर जाने वाला शख्स फॉर्मल नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने अकेले ही डीप सी सबमर्सिबल में बैठकर ये कारनामा अंजाम दिया था। दोस्तों, समुद्र की 11000 मीटर की गहराई पर जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के मुताबिक टोटल ओशन एक्सप्लोरेशन सिर्फ 5% ही हुआ है। बाकी का 95% हिस्सा आज भी अनमैप्ड, अनसीन और अननोन है। वहाँ कौन कौन से राज छुपे हैं या कौन कौन सी लाइफ सस्टेन करती है, ये आज तक कोई भी नहीं जान सका। लेकिन आजकल समुद्र की इन्हीं गहराइयों में रहने वाले कुछ क्रिएचर सरफेस की तरफ आ रहे हैं। क्या ये कोई खतरे का संकेत है? फरवरी 2025 मैक्सिको में एक जिंदा ओर फिश दिखाई दी जो कि गहरे पानी में 1000 मीटर की गहराई में रहती है। जापानी कहानियों के मुताबिक ओर फिश का दिखना डिजास्टर का संकेत माना जाता है। साल 2011 में जापान में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक से कुछ दिन पहले ही करीब 20 ओर फिश की डेड बॉडीज पाई गई थी। इसी साल रशिया में मछुआरों ने एक ऐसी फिश को पकड़ा जिसका शरीर एक ब्रेन की तरह दिखता है। ये स्मूथ लम फिश होती है जो ज्यादातर गहरे समुद्र में पाई जाती है और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हर रोज डीप सी से करोड़ों अरबों मछलियाँ, स्क्विड, जेलीफिश और जू प्लैंकटन रात में समुद्र के सरफेस पर आते हैं और सुबह होते ही वापस गहरे पानी में चले जाते हैं। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब है अपने खाने के लिए। जी हाँ, हर रोज ये मछलियाँ, जेलीफिश, स्क्विड, श्रिम्प और छोटे छोटे सी क्रिएचर्स रात के समय ऊपर आकर लेयर बनाते हैं और अपने खाने की तलाश करते हैं। इस लेयर को अब हम डीप स्कैटरिंग लेयर कहते हैं। दिन के वक्त ये सब गहराइयों में छुप जाते हैं ताकि सूरज की रोशनी से बच सके और बड़े शिकारी उन्हें ना देख सके। लेकिन जैसे ही रात होती है ये सब ऊपर आने लगते हैं, खासकर सरफेस की तरफ, क्योंकि वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है जो इन सभी छोटी छोटी मछलियों का खाना होता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेली माइग्रेशन है जिसे हम DVM डायल वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं, जो हर दिन हर रात होती है। लेकिन रिसेंट कुछ सालों से ये नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से समुद्र का टेम्परेचर बदल रहा है। अपर लेयर गर्म हो रही है और ये क्रिएचर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब ऊपर आना सेफ है और कब नहीं। लाइट और साउंड पोल्यूशन से उनका अंधेरे में छुपने वाला एनवायरनमेंट भी खत्म हो रहा है। शिप्स के सोनार, ऑयल ड्रिलिंग के वाइब्रेशंस और कोस्टल शहरों की रोशनी उनकी रिदम तोड़ रही है और इन्हीं डिस्टर्बेंस की वजह से आजकल हमें कुछ डीप सी क्रिएचर सरफेस की तरफ दिखाई दे रहे हैं जो हमेशा से गहराइयों में रहते थे, लेकिन अब या तो कंफ्यूज होकर या डेड स्टेट में हमें ऊपर देखने को मिल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये एक वार्निंग है नेचर की तरफ से। अगर हमने अब भी इस चेतावनी को नहीं समझा तो कल सिर्फ ये क्रिएचर्स ही नहीं बल्कि पूरा समुद्र हमें ऊपर दिखाई दे सकता है। लेकिन शायद तब समुद्र के पास कहने को कुछ ना हो। अब अगर हमें इस सिस्टम को वापस से स्टेबल करना है तो हमें पॉल्यूशन को कम करना होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना होगा। समुद्र में प्लास्टिक सबसे बड़ा थ्रेट है। हर साल लाखों क्रिएचर्स इसमें फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। फैक्ट्रीज का अनट्रीटेड वेस्ट समुद्र में जाने से रोकना होगा। इसके लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ग्लोबली रूल्स बनने चाहिए जिससे शिपिंग और मिलिट्री सोनार सिस्टम का लिमिटेड यूज हो। CO2 जो क्लाइमेट चेंज का सबसे मेन रीजन है, इसे कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। इलीगल फिशिंग, डीप सी माइनिंग जैसे कामों को रोकना होगा ताकि DSL जैसे सेंसिटिव जोन सेफ रहें। लोगों को बताना होगा कि ओशन टेम्परेचर का राइज डीप सी लाइफ के लिए कितना खतरनाक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू लोगों को एजुकेट करना होगा। बच्चों को स्कूल लेवल से ही ओशन कंजर्वेशन की एजुकेशन देना शुरू करना होगा। हमें सिर्फ समुद्र का सरफेस ही नहीं बल्कि उसकी गहराइयों की खामोशी
खामोशी को भी समझना होगा। अगर आज हमने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो कल को समुद्र खुद अपने राज खोलना शुरू कर देगा, एक ऐसे तरीके से जिसे समझने में हमें शायद बहुत देर हो जाएगी।